आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी 1920 इविल रिटर्न्स के बारे में, जो कि 1920 हॉरर यूनिवर्स में एक बहुत ही अच्छी मूवी है और इस यूनिवर्स की दूसरी इंस्टॉलमेंट थी जो कि हमारे सामने 2012 में आई थी। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि शनिदेव के मंदिर से वापस घर आया होता है और ये घर का नौकर होता है। और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस घर में रहती है, जिसका नाम होता है स्मृति। और ये नौकर भोला आके स्मृति से कहता है कि जो आपके प्रेमी हैं जयदेव, वो आपकी यादों में रोज शराब पी रहे हैं और अपनी जिंदगी जीना पूरी तरह से भूल चुके हैं। जयदेव स्मृति का प्रेमी होता है। ये दोनों आपस में कभी मिले नहीं हैं और इन दोनों को ही हमेशा से कविताओं का शौक रहा था और इसी के माध्यम से इन दोनों के बीच में प्यार हुआ था। लेकिन जिस दिन इन्होंने मिलना था उसी दिन इसी आदमी भोला ने जाके जयदेव को बता दिया था कि स्मृति मारी जा चुकी है। इसलिए उस दिन से जयदेव जिंदगी जीना पूरी तरह से छोड़ चुका है और स्मृति की याद में ही डूबा रहता है। इसलिए भोला स्मृति को कह रहा होता है कि आपको उनके पास जरूर चले जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस घर में कुछ और भी नेगेटिव एनर्जी है जो कि इन्हीं की तरफ देख रही होती है। और तब स्मृति साथ ही में ये भी कहती है कि जो इस घर में आत्मा है वो कभी भी मुझे इस घर से जाने नहीं देगी। तभी वो आदमी बताता है कि मैं शनिदेव के मंदिर गया था और वहां से ये आईना लाया हूँ, आप इसकी मदद से ही यहाँ से निकल सकते हैं और ये उस आत्मा से लड़ने में आपकी मदद भी करेगा। और स्मृति उसी समय वहां से निकल जाती है अपनी घोड़ा गाड़ी में, और जो उस घोड़ा गाड़ी को चला रहा होता है वो होता है बद्रीनाथ। काफी देर तक सफर करने के बाद वहां पर बहुत रात हो जाती है और आगे होता है एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। बद्रीनाथ घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरता है और स्मृति को कहता है कि आप हमें रात को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन स्मृति कहती है कि वो जल्द से जल्द जयदेव के पास पहुंचना चाहती है, इसलिए वो नहीं रुकना चाहती। लेकिन तभी जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और बद्रीनाथ जंगल में जाता है ये देखने की कि यहाँ पर कौन है। लेकिन काफी देर हो जाती है और बद्रीनाथ भी वापस नहीं आता और स्मृति को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। तब स्मृति भी उतरती है और जंगलों में चली जाती है। तब वो देखती है कि जो ड्राइवर बद्रीनाथ है वो एक पेड़ के पास बैठा हुआ है और उसका सर पूरी तरह से झुका हुआ है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। जैसे ही स्मृति उसके पास जाती है तो उसे उसी आत्मा ने पोसेस्ड किया होता है जो कि उनके घर में थी और वो स्मृति को पीछे धक्का देता है, जिसके कारण जो स्मृति के हाथ में वो शीशा होता है वो टूट जाता है। और अब स्मृति घबरा जाती है कि अब वो क्या करे। और तभी हमें दिखाया जाता है फिर जयदेव वर्मा को, जो कि एक बहुत ही मशहूर कवि हैं और बहुत ही ज़्यादा अमीर और अच्छे आदमी हैं। लेकिन वो शराब पीते पीते अपने टेबल पर ही सो जाती हैं। तब उनकी बहन सुबह आती है करुणा, जो कि उन्हें कहती है कि क्या हो गया आपको, आप एक पूरी दुनिया के सबसे मशहूर कवि हैं और क्या नहीं है आपके पास। तब जयदेव उसे जवाब देता है कि जिंदगी जीने की वजह नहीं है। लेकिन तब भी अपनी बहन करुणा की बातें मानकर फिर से कोशिश करता है दोबारा नॉर्मल होने का और वो घोड़े पर बैठकर बाहर चले जाता है अपनी नई कविता लिखने के लिए। थोड़ी देर घूमने के बाद वो एक नदी के पास चले जाता है और वहां पर उसे एक लड़की बेहोश दिखती है। जब वो उस लड़की को पास देखने जाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि स्मृति होती है, जिसे उठाकर जयदेव अपने घर ले आता है। तब करुणा पूछती है कि ये लड़की कौन है। तब वो बताता है कि ये उसे नदी के किनारे पर बेहोश मिली थी और जयदेव करुणा से ये कहता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगी। स्मृति के कपड़ों में से करुणा को एक कंगन मिलता है, जिस कंगन को वो देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है, जैसे कि वो इस कंगन को पहचान गई कि ये किसके और कहाँ से आया है। तब उसी रात को स्मृति को दोबारा से होश आ जाता है और वो जयदेव के पास आती है और वो जयदेव से आकर पूछती है कि क्या आप मेरे पति हैं। इससे हमें पता लगता है कि स्मृति अपनी याददाश्त भूल चुकी है। अगले दिन वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन पुलिस स्मृति से कुछ भी पूछ रही होती है तो स्मृति को कुछ भी याद नहीं होता। एक दिन पहले तक करुणा को इस लड़की से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चली जाती है और वो उन्हें कह देती है कि अब ये लड़की पूरी तरह ठीक है और कहीं भी जा सकती है, तो करुणा जयदेव को कहती है कि अब इस लड़की को घर से भेज देना चाहिए। लेकिन जयदेव कहता है कि उसके ठीक होने तक वो यहाँ पर रुक सकती है। तब स्मृति गीत गाने लग जाती है, जो कि वही गीत होता है जो जयदेव कविताएं लिखा करता था। तो इसके बाद जयदेव भी एक कविता बोलता है जिसे स्मृति पूरी कर देती है और तब जयदेव और हैरान हो जाता है क्योंकि ये कविताएं जयदेव के अलावा सिर्फ उसकी प्रेमी स्मृति को ही याद थी। लेकिन जयदेव ने कभी स्मृति को देखा नहीं होता, इसलिए वो इसे पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है एक कब्रिस्तान को और जो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर होता है जिसका नाम होता है बंकिम लाल। बंकिम लाल मूवी में एक बहुत ही अहम रोल निभाएगा। बंकिम लाल ने एक शीशे पर कुछ घंटियां बांधी होती हैं ताकि जब भी उन कब्रों यानी उन आत्माओं को बंकिम लाल से बात करनी हो तो ये घंटियां अपने आप बजने लग जाती है उसे बुलाने के लिए। तब बंकिम लाल की वो घंटियां बज रही होती है और बंकिम लाल शीशा खोलकर ये कहता है कि आज भी कुछ ऐसा है जो कि जानना बहुत जरूरी है। और तब बंकिम लाल कब्रिस्तान में आ जाता है और अपनी कब्रों से पूछता है कि अगर बुलाया है तो बोलो क्या काम है। जैसे ही तब बंकिम लाल पीछे देखता है तो वहां पर एक परिंदा होता है, जिसे देखकर बंकिम लाल हैरान हो जाता है क्योंकि अक्सर कब्रिस्तान के पास परिंदे नहीं बैठा करते और इस बार ये परिंदा कब्रिस्तान के ऊपर से उड़ जाता है और इसका संकेत ये माना जाता है कि कब्रिस्तान से कोई बुरी आत्मा उठी है जो कि किसी खास इरादे या मकसद से
ये परिंदा सीधा उठकर जयदेव के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। उसी रात को जयदेव बैठकर जब रात को शराब पी रहा होता है, तब स्मृति दोबारा से उसके कमरे में आती है और कहती है कि उसके कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं जिनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रही। जब जयदेव को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन जब जयदेव उसके कमरे में जाता है तो उससे भी सेम आवाजें आ रही होती हैं और तब वो इस आवाज़ों का पीछा करते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं और ये मेन डोर में से आ रही होती है। जब वो उस मेन डोर को खोल के बाहर जाते हैं तो बाहर जाके देखते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता और फिर वो दरवाजे को बंद करके अंदर आ जाते हैं। जयदेव को अच्छी तरह से याद होता है कि उसने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन वो दरवाज़ा फिर भी अपने आप खुल जाता है, जिसे ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। जयदेव दोबारा से जाता है और दरवाजे को कुंडी लगा देता है, लेकिन दोबारा से दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और फिर जयदेव जब तीसरी बार उस दरवाजे को बंद करता है तो इस बार वो दरवाज़ा नहीं खुलता और जयदेव, जिससे कि स्मृति को डर न लगे, कहता है कि ये लालटेन तुम अपने साथ ही ले जाओ, अगर कमरे में रोशनी रहेगी तो उससे डर कम लगेगा। लेकिन जैसे स्मृति अपने कमरे में जाती है तो उसके पीछे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका शरीर आधा जला हुआ होता है, जिसे देखकर स्मृति डरती है और दोबारा से चिल्लाते हुए जयदेव के कमरे में आ जाती है। जयदेव उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। स्मृति को इस बात से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए जयदेव उसे अपने कमरे में ही सोने देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। अगले दिन जयदेव अपनी नई कविता सुनाने गया होता है, जिसे उसकी बहन करुणा भी सुन रही होती है और इस काफी दिनों के बाद जयदेव ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी होती है, जिसे देखकर करुणा समझ जाती है कि कविता उसी के ऊपर है जो कि हमारे घर में आई हुई है और वो इस बारे में जयदेव से बात भी कर रही होती है। जयदेव और करुणा जब वापस घर पे जा रही होती हैं तो बंकिम लाल वहां पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि जिसे घर पर लाए हो उसे घर से उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि वो अकेली नहीं आई, वो अपने साथ एक बुरी आत्मा को लाई है। और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहता है कि वो आत्मा किसी खास इरादे से उठी है जो कि अपना बदला लेकर रहेगी और वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। लेकिन जयदेव को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो यहाँ से चले जाते हैं। वापस घर पे जाते हैं तो जयदेव जाकर देखता है कि जो दाई जान है वो अपनी बेटी को खत भेजने के लिए स्मृति से खत लिखवा रही होती हैं। तब जयदेव उसे कहते हैं कि अब आप लगता है आपको मेरी जरूरत नहीं है, तो वो उसे मजाक में कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात को जब सब खाना खाने बैठे होते हैं तब जयदेव स्मृति को कहता है कि हमें तुम्हें किसी भी नाम से तो बुलाना होगा, क्योंकि हम सिर्फ तुम्हें ऐसे या आप करके नहीं बुला सकते। तब वो कहता है कि जिसने मेरी कविता को गीत दिया है उसके लिए संगीता से अच्छा नाम और कुछ भी नहीं हो सकता, और सब इस बात से एग्री कर जाते हैं। और जब संगीता खाना खा रही होती है तो उसकी हालत अचानक से खराब होने लग जाती है और ऐसा लगता है कि शायद उसके गले में कुछ अटक गया है। वो वॉमिट करती है तो उसके मुंह से कीलें निकलती हैं। ये बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है और रुना भी उसे कहती है कि हमें उस आदमी ने भी कहा था कि इसके अंदर एक बुरी आत्मा है जिसे लेकर ये हमारे घर में आ गई है, और वो जयदेव को कह रही होती है कि इसे कहो कि हमारे घर से बाहर चली जाए। जयदेव अपनी बहन को समझा रहा होता है कि ऐसा मत बोलो, लेकिन तब भी करुणा रुकती नहीं और उसे बोलती रहती है। इस बात से गुस्सा आकर संगीता वापस अपने कमरे में चली जाती है और कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाती है। तभी जयदेव उसे रोकने जाता है और वो कहता है कि तुम तो मेरी बहन की बातों का बुरा ही मानती। तब संगीता उसे कहती है कि तुम्हारी बहन ठीक भी तो कह रही है, जब से मैं आई हूँ कुछ भी मेरे साथ सही नहीं हो रहा है और मेरी वजह से तुम्हारे साथ बुरा हो ये मैं नहीं चाहती। तब जयदेव उसे बताता है कि जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी उसी दिन मैंने भगवान से मांगा था कि मुझे जिंदगी जीने की वजह चाहिए, और उसी दिन तुम मेरी जिंदगी में आई। शायद भगवान भी यही चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इसलिए संगीता जयदेव की बात मानकर रुक जाती है और अगले दिन ये एक हॉस्पिटल में जाती है डॉक्टर को दिखाने कि एक्चुअल में संगीता को क्या प्रॉब्लम है। और तब ये डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि संगीता को जब वॉमिट आई थी तो उसके मुंह से ये कीले निकली। इस बात से डॉक्टर कहते हैं कि लगता है हमें इनका एक्सरे करना चाहिए, तभी हमें ठीक से प्रॉब्लम का पता लगेगा कि एक्चुअल में इन्हें क्या है। और वो उन्हें कहते हैं कि एक्सरे करने में 1 दिन का टाइम लग जाएगा, इसलिए इन्हें 1 रात हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। जब रात होती है तो संगीता के कमरे के बाहर कोई दस्तक देता है, जिसे संगीता सुन लेती है और बाहर की तरफ जाने लग जाती है। और वो आवाज़ का पीछा करते हुए कमरे के बाहर पहुंचती है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है, और बूढ़ी औरत इशारे से उसे अपने पास बुलाती है और वो उसे कहती है पास आने को ताकि वो उसकी बात सुन सके। और उसके बाद वो बूढ़ी औरत संगीता से कहती है मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जिसे सुनकर संगीता बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे भागने नहीं देती। लेकिन तब भी किसी तरह से संगीता वहां से भाग जाती है और भागते भागते एक नर्स से टकरा जाती है और नर्स को बताती है कि वहाँ जो बूढ़ी औरत है वो मर्द की आवाज़ों में बात करती है और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा। लेकिन तब वो नर्स कहती है कि जो आप कह रही हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। जो बात सुनकर संगीता बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो जाती है और दोबारा से उस कमरे में जाकर देखती है, सच में वो बूढ़ी औरत मरी हुई होती है। अगले दिन जब एक्सरे आता है तो जयदेव भी हॉस्पिटल में होता है, संगीता भी, और डॉक्टर ने बताता है कि हमने जब इनका एक्सरे निकलवाया तो इनके कंधे के पास किसी और के हाथ के निशान हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भला किसी कंधे के पास उसके हाथ के निशान कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके गले को जकड़ा हुआ है और वो नहीं चाहता कि ये कहीं भी और जाएं।
तब जयदेव उनसे पूछता है कि डॉक्टर इसका कुछ तो इलाज होगा। तब वो कहते हैं कि शायद हमसे तो ये इलाज नहीं हो पाएगा। शिमला में एक मशहूर डॉक्टर हैं जो कि शायद आपकी इस केस में मदद कर सकते हैं, इसलिए आपको उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। और तब जयदेव सोच लेता है कि वो संगीता को लेकर शिमला जाएगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो जब अगले दिन वो जा रहे होते हैं तब करुणा कहती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर इतना भरोसा करके उसकी इतनी मदद नहीं करनी चाहिए। तब जयदेव कहता है कि मुझे तो सब कुछ याद है, लेकिन शायद तुम अपनी इंसानियत भूल चुकी हो कि अगर कोई मदद की पुकार कर रहा हो तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और तब संगीता और जयदेव शिमला जाने के लिए रुक जाते हैं और रास्ते में तब वो एक होटल में रुक जाते हैं। जो कि घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता है वो उन्हें कहता है कि अभी हम कल सुबह से दोबारा से सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी आगे जाने पर ही जंगल आ जाएंगे और रात हो जाएगी, तब हम वहाँ पर कहीं रुक नहीं पाएंगे, इसलिए हमें यहीं पर स्टे करना होगा। तब वो एक गेस्ट हाउस में चले जाते हैं और 2 अलग अलग कमरे ले लेते हैं जुड़े हुए। एक कमरे में संगीता रुकेगी और एक कमरे में जयदेव। जब उस घोड़ा गाड़ी वाले की हमें शक्ल दिखाई जाती है तो ये और कोई नहीं बल्कि वही घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर बद्रीनाथ होता है, जो कि स्मृति को भी यहाँ तक लाया था। तो उस गेस्ट हाउस में जयदेव और संगीता फिजिकली क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी जयदेव अचानक से रुक जाता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता और यहाँ से चले जाता है। जाते जाते संगीता उस लड़की का नाम पूछती है जिसके कारण जयदेव उसे छोड़ के जा रहा होता है। तब जयदेव उसे कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ से चले जाता है। उसी रात को दोबारा से संगीता के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो वहाँ से रिसेप्शन पर चली जाती है। तभी रिसेप्शन में एक आदमी आता है जो कि बताता है कि कोई अभी आया था जिसके पास आपकी यादें यानी आपकी अतीत की सारी यादें हैं जो कि आपकी याददाश्त वापस ले आएंगी। तब संगीता इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है कि वो अब कहाँ पर गया है। वो कहता है कि आपको आने में थोड़ी सी देर हो गई, वो जस्ट अभी यहाँ से निकल गया है और चला गया है। संगीता गेस्ट हाउस से बाहर चली जाती है उस आदमी का पीछा करने। जब दोबारा से हमें होटल का रिसेप्शन दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता और जिस आदमी ने अभी संगीता से बात की वो और कोई नहीं बल्कि जो सामने सीनरी में एक आदमी खड़ा हुआ था उसी ने की थी। थोड़ी सी आगे जाने पर ही संगीता को एक आदमी दिखता है जिसका वो पीछा करते हुए उसके पास चली जाती है और वो आदमी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है। जब संगीता उसे पुकारती है कि आपके पास शायद मेरी यादें हैं तो वो पलटता है और वो वही ड्राइवर बद्रीनाथ होता है जो कि दोबारा से उस आत्मा ने पोसेस्ड किया होता है। और जैसे ही वो पलटता है तो संगीता को कहता है कि अब कुछ याद आया। तब संगीता को सब कुछ याद आने लग जाता है कि कैसे वो जयदेव के पास जा रही थी और रास्ते में यही हुआ था उसके साथ, कैसे वो शीशा टूटा था और फिर उस आत्मा से भागते भागते वो एक नदी में गिर गई थी और फिर नदी के किनारे वो जयदेव को मिल गई थी। इस बात को वो सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि क्योंकि अब वो जयदेव के साथ रुकी हुई है। अभी जयदेव गेस्ट हाउस के बाहर आ जाता है और संगीता को पुकार रहा है और संगीता को पुकारता है। तब संगीता भागते हुए उसके पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन ये जयदेव नहीं बल्कि वही ड्राइवर बद्रीनाथ होता है। इसे देखकर संगीता बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर जयदेव भी जाग जाता है और तब वो गेस्ट हाउस से बाहर आ जाता है और संगीता को ढूंढने लग जाता है। तब वो देखता है कि संगीता एक पेड़ के पास बैठी है और उसका सर झुका हुआ है। जैसे ही वो संगीता के पास जाता है तब संगीता भी पोसेस्ड हो चुकी है और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल होती हैं। अगले दिन जयदेव चले जाता है बंकिम लाल के पास, यानी उसी कब्रिस्तान में जहाँ पर बंकिम लाल रहता है, और वो उसके पास जाता है कि आपने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी कि उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल देना, ये आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं। तब बंकिम लाल कहता है क्योंकि मैं यकीन करता हूँ उन पर, उन्होंने कहा था तुम्हें पहले से ही बताने को, इसलिए तुम्हें बताया, लेकिन तुमने नहीं सुना। और अब बंकिम लाल उससे ये भी पूछता है कि मुझसे क्या चाहते हो। जब जयदेव उसे कहता है कि मदद, और बंकिम लाल उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जब जयदेव वापस अपने घर आता है बंकिम लाल के साथ, तो वो बंकिम लाल को जाने से पहले ये बता रहा होता है कि स्मृति ने 5 दिनों से, लेकिन बंकिम लाल ही उसका रिप्लाई कर देता है, मैं जानता हूँ कि उसने 5 दिनों से ना कुछ खाया है, ना ही कुछ पिया और ना ही अपनी आंखें खोली है। जयदेव ये सुन के हैरान हो जाता है कि बंकिम लाल को इसके बारे में कैसे पता। और फिर वो चले जाते हैं स्मृति के कमरे में। बंकिम स्मृति के हाथों पर इत्र लगाता है, जिसकी खुशबू से वो आत्मा जाग जाती है, और जैसे ही वो आत्मा जागती है तो बंकिम उससे अपना नाम पूछता है और वो आत्मा उसका नाम बिल्कुल ही सही बता देती है और वो उसके सभी पुष्टों का नाम भी बता देती है। और तब जयदेव नीचे आकर बंकिम लाल से पूछता है कि ये सब क्या था। तब वो कहता है कि एक बुरी आत्मा पूरी तरह से इस लड़की के ऊपर हावी हो चुकी है, इसलिए हमें ये जानना होगा कि ये पुरानी ही आत्मा है या किसी खास मकसद या इरादे से जागी है। तब जयदेव स्मृति को उठाकर नीचे आ रहा होता है और एक पर्दे के सामने वो एक कुर्सी पे उसे बिठा देता है और उसके हाथ पांव दोनों बांध देता है। बंकिम लाल पर्दे को साइड हटाता है, जिससे कि जो धूप की रोशनी होती है वो सीधा उस आत्मा के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो बौखलाने लग जाती है और बहुत ही तेज चिल्लाती है, लेकिन तब भी बंदे होने के कारण वो वहां से नहीं जा पा रही होती। लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद वो उस कुर्सी को ही तोड़ देती है और चली जाती है दोबारा से सीढ़ियों के पीछे। और बंकिम लाल उसे कहता है कि मेरा शक ठीक निकला, ये कोई नई आत्मा है जो कि किसी खास मकसद या इरादे से उठी है,
इसलिए हमें इस लड़की को बचाने के लिए इसके अतीत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आत्मा इसके शरीर के अंदर क्यों आई है और इसका क्या कारण है। लेकिन जयदेव उसे बताता है कि हम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। जब ये हमें मिली थी तो ये अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुकी थी, इसलिए हमें नहीं पता ये कौन है और कहाँ से आई है। तब बंकिम लाल कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तब जयदेव उसे पूछता है कि ये कौन है जिनका नाम आप बार बार लेते रहते हैं। तब बंकिम लाल उसे जवाब देता है कि मेरी कब्रें, यानी कब्रिस्तान में जिन कब्रों से वो बात करता है, बंकिम लाल हमेशा उन्हीं की बात कर रहा होता है। और तभी चले जाते हैं कब्रिस्तान में। तब वो अपनी कब्रों से मदद मांग रहा होता है। तभी उनमें से एक कब्र बंकिम लाल को ये बता देती है कि संगीता की याददाश्त वापस आ चुकी है। तब बंकिम लाल जयदेव को कहता है कि अब संगीता ही है जो हमारी मदद कर सकती है, उसे ही हमारी मदद करनी होगी। तब वो चले जाते हैं संगीता के पास और उससे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। कमरे में जाते ही बंकिम लाल दोबारा से उसके ऊपर इत्र लगा देता है, जिससे कि वो आत्मा जाग जाती है। तभी बंकिम लाल संगीता को बुलाने लग जाता है कि वह इशारा या कोई मदद करे जिससे कि वो पता लगा पाए कि वो कौन है और कहाँ से आई है। लेकिन वो आत्मा उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दे रही होती और संगीता बहुत ही बुरी तरह से तड़प रही होती है। थोड़ी देर के लिए वो बुरी आत्मा संगीता के ऊपर से पोजेशन हटाती है, लेकिन जैसे ही संगीता कुछ बोलने वाली होती है तभी वो दोबारा से वापस आ जाती है और संगीता को कुछ नहीं बोलने दे रही होती। काफी देर तक तड़पने के बाद संगीता बेहोश हो जाती है और अब कुछ भी बोल नहीं पा रही होती। अभी दिखाया जाता है कि संगीता ने उन दोनों की मदद कर दी है और अपने पेट पर उसने लिखा होता है फातिमा। तब ये समझ नहीं पा रहे होते कि फातिमा लिखने का क्या मतलब है। तभी वो खाला बताती है कि उस दिन जो चिट्ठी संगीता लिख रही थी वो अधूरी रह गई थी, इसलिए बंकिम लाल कहता है कि जल्दी से वो चिट्ठी लेकर आओ। जब वो चिट्ठी लेकर आती है और बंकिम लाल उसे पढ़ता है तो उसे तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा होता, लेकिन जैसे ही जयदेव उसे देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये संगीता नहीं बल्कि उसकी स्मृति है, क्योंकि जो चिट्ठियाँ उस स्मृति ने उसे पहले लिखी हुई थी वो जयदेव ने आज भी संभाल कर रखी हुई थी और इसमें इन दोनों की हैंडराइटिंग मिल जाती है। और उसे इस बात का भी जवाब मिल जाता है कि जब से संगीता उसके घर आई है क्यों वो इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा था। जयदेव को खुशी भी है और इस बात का दुख भी है। खुशी इस बात की है कि स्मृति अभी जिंदा है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब वो एक बुरी आत्मा के कब्जे में है और इसे छुड़ाने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा जोर लगाना होगा। और तब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई थी जब स्मृति और जयदेव के बीच पत्रों के माध्यम से प्यार हुआ था। फ्लैशबैक में हम जान पाते हैं कि स्मृति कविताएं पसंद करती थी और खास करके जयदेव वर्मा की लिखी कविताएं उसे बहुत पसंद आती थी। लेकिन एक दिन जब स्मृति ने भी जयदेव को कविता लिखी और कविता से उसने ये क्लियर कर दिया था कि वो जयदेव से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अब वो उससे मिलना चाहती है। और तब जयदेव को ये भी याद आता है कि हालांकि जब भी स्मृति जिंदा थी तो फिर भी क्यों उसने अपने मरने की खबर, झूठी खबर जयदेव को बताई थी। कैसे वो नौकर भोला उसके पास चर्च में मिलने आया था और उसे बता दिया था कि स्मृति का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए ये सब सवाल जानने के लिए वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर स्मृति रहा करती थी। अब वहाँ जाकर जो वहाँ की लैंडलॉर्ड लेडी होती है वो उसे यही बताती है कि स्मृति इसी कवि जयदेव वर्मा से प्यार करती थी और इनके बीच में जो लेटर्स एक्सचेंज होते थे उनके माध्यम से ही प्यार हुआ था। उसे एक शॉकिंग बात पता चली थी कि लगभग 2 साल पहले जयदेव वर्मा खुद आए थे जो स्मृति से शादी भी करना चाहते थे और उसके 2 दिन बाद वो दोनों यहाँ से बड़ा गाँव चले गए थे। ये सुनकर जयदेव को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती क्योंकि वो आज तक स्मृति से नहीं मिला और वो कभी भी इस घर में नहीं आया था। तब वो उन्हें ये कहता है कि जयदेव वर्मा तो मैं हूँ। तो स्मृति को जयदेव वर्मा बनकर यहाँ से कौन ले गया था। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताती हैं कि जो सवाल आप ही पूछ रहे हैं, कुछ दिन पहले कोई और भी आया था सेम सवाल पूछने और वो उन्हें बताती है कि उसका नाम था करुणा। और इस बात से जयदेव को पता लग जाता है कि करुणा को पहले से ही पता था कि संगीता ही स्मृति है, लेकिन फिर भी वो अब तक चुप थी। जैसे ही जयदेव को इस सच का पता लगता है तो वो सीधा अपने घर की तरफ चले जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे एक और झटका लगता है। वो देखता है उसकी बहन करुणा ने आत्महत्या कर ली है और उसके हाथ में कुछ लेटर्स थे जो कि वो जीते जी जयदेव को शायद नहीं बता सकती थी, जिसके कारण उसकी बहुत बदनामी होती और शायद जयदेव भी अपनी बहन से नफरत करता। इसलिए उसने आत्महत्या करने के बाद ही ये सारी बातें जयदेव को बताना ठीक समझा। और वो उसे बताती है कि लगभग 3 साल पहले जो जयदेव के बचपन का दोस्त अमर था वहाँ पर घर पे आया था, तो आने के कुछ दिनों के बाद ही उसने करुणा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था और जिस कारण से करुणा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और ये दोनों फिजिकली क्लोज आ गए थे। अमर उसे कहता है कि वो कामयाबी से बस एक ही सीढ़ी दूर है जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। और करुणा ये सब सुनकर जो उसके माँ के सोने के कंगन होते हैं वो अमर को दे देती है और ये वही कंगन होते हैं जो कि संगीता के कपड़ों में से उसे मिले थे। इसलिए करुणा इन कंगनों को देखकर ही पहचान गई थी कि ये लड़की कौन है और इस कंगन से इसका क्या वास्ता है। और एक दिन जब जयदेव अमर को स्मृति के बारे में बता रहा होता है तो जहाँ से ये लेटर आया होता है अमर उस लेटर को फेंकता नहीं है बल्कि उसे अपनी जेब में डाल लेता है ताकि वो स्मृति के घर का एड्रेस पता कर पाए। जब करुणा को इस बात का पता लगता है, करुणा रात को अमर को बताती है कि मैं जानती थी कि तुम भैया को धोखा दे रहे हो और तुम यहाँ पर उनसे मिलने नहीं उनको बर्बाद करने आए थे। तब अमर उसे कहते हैं कि आधी बात तुम सही कह रही हो और आधी बात यह है कि जयदेव तो मुझे अपना दोस्त समझता है लेकिन मैं उसे अपना दोस्त नहीं समझता।
हर मोड़ हर पल पे वो हमेशा मेरे से जीतता है, लेकिन इस बार वो नहीं जीतेगा, इस बार वो ज़रूर हारेगा। और साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि जयदेव चाहे उसकी दोस्ती से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो जयदेव से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और वो किसी भी तरह से चाहता है कि जयदेव पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और करुणा जयदेव के पास जा रही होती है इस सच्चाई को बताने, लेकिन अमर उसे बता देता है कि हाँ जाओ अपने भैया के पास, और साथ ही साथ उन्हें यह भी बता देना कि उनके सोने के बाद कैसे तुम मेरे कमरे में आती थी और हम इस कमरे में क्या क्या किया करते थे। जिस बात से शर्मिंदा होकर करुणा जयदेव को कुछ भी नहीं बताती है। और जैसा कि उस लैंडलॉर्ड लेडी ने बताया था कि कैसे जयदेव आता है और स्मृति को अपने साथ बड़ा गांव ले जाता है, तो उसके बजाय जयदेव नहीं बल्कि अमर आता है जो कि स्मृति को अपने साथ बड़ा गांव ले जाता है। ये स्मृति को अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां पर वो अभी घर बना रहा होता है और स्मृति से बड़े बड़े वादे कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताएंगे, दुनिया से दूर। तभी स्मृति उसके सामने कविता बोलने लग जाती है जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहा होता। एक दो कविताएं और बोलने के बाद जब वो उसे पता लगता है कि इन्हें कविताएं बिल्कुल नहीं आती, तो वो समझ जाती है कि जयदेव नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। तब अमर उसे बता देता है कि हाँ वो जयदेव नहीं है बल्कि वो जयदेव का दोस्त अमर है। साथ ही साथ वो उसे ये कहता है कि जयदेव तो मुझे अपना दोस्त समझता है, लेकिन मैं उसे अपना दुश्मन समझता हूँ। और साथ ही साथ हमें यह भी पता लगता है कि अमर ने ही उस नौकर भोला को पैसे दिए होते हैं जयदेव को ये बताने के लिए कि वो जाकर जयदेव को कहे कि स्मृति एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है और अब स्मृति यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन अमर उसे नहीं जाने दे रहा होता क्योंकि स्मृति को पता लग जाता है कि ये कोई जयदेव नहीं है और ये सिर्फ इसका फ़ायदा उठाने यहाँ पर आया है। जैसे ही ये भागने की कोशिश कर रही होती है तो अमर इसे रोक लेता है और इसे कहीं भी जाने नहीं दे रहा होता। इसी लड़ाई में स्मृति जयदेव को धक्का दे देती है जिसके कारण उसका पैर स्लिप हो जाता है और नीचे जो सरिये खुले हुए थे अमर सीधा उनके ऊपर जाकर गिर जाता है और उसी समय उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर स्मृति भी बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। तभी वो नौकर भोला आता है और वो उसे कहता है कि अगर हमने ये बात बाहर पुलिस को बताई तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये एक मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था। इसलिए वो बाहर किसी को कुछ नहीं बताते और अमर को सरियों में से निकाल कर जो और उसी घर के अंदर एक गड्ढा कर देते हैं और अमर की लाश को उसी के अंदर दफना देते हैं लकड़ियों से। कुछ पता लगने के बाद जयदेव दोबारा से रोने लग जाते हैं क्योंकि अब उसकी बहन करुणा भी उसके साथ नहीं रही और उसके दोस्त ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया। अंतिम संस्कार के बाद बंकीमलाल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। जयदेव समझ जाता है कि बंकीमलाल उसे क्या कह रहा है, तो वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द स्मृति को लेकर वहां पर जाना होगा जहाँ पर अमर की लाश है। तब वो स्मृति को एक कपड़े में बांध कर वहां पर लेके जा रहे होते हैं। तब जैसे ही बंकीमलाल वहां पर पहुंच जाता है वो उसे कहता है कि इस घर के चारों तरफ मैंने बंदिश लगा दिया, इसलिए वो आत्मा यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकती। लेकिन आते वक्त इसका कपड़ा कहीं हिला सरका तो नहीं था। तब जयदेव उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो वो कहता है कि वो इस घर से भाग नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसका कपड़े में ढके रहना ही अच्छा है। तब बंकीमलाल जयदेव को यह बताता है कि कुदरत का नियम है कि एक शरीर में दो आत्माएं नहीं रह सकती, इसलिए हमें अमर की बॉडी और स्मृति की बॉडी को शारीरिक रूप से नजदीक लानी होगी, जिसके कारण अमर की आत्मा मजबूर हो जाएगी अपने शरीर में वापस जाने के लिए, क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त स्मृति के शरीर के अंदर बिता लिया है। और साथ ही साथ वो उसे यह भी कहता है कि जब वो अपने शरीर में वापस लौट जाएगी तो हम उसका दाह संस्कार कर देंगे। सिर्फ यही एक रास्ता है अमर से छुटकारा पाने का। और साथ ही साथ वो उसे यह भी कहता है कि हमें बल नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा, तभी हम इस आत्मा को झांसे में फंसा पाएंगे। तब वो स्मृति को ले जा रहे होते हैं जहाँ पर अमर की लाश गड़ी हुई है, लेकिन जैसा कि वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और उस पर कुछ काम नहीं था, तो वहाँ की लकड़ियाँ कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण एक नौकर का पैर उस लकड़ी के अंदर चले जाता है, जिसके कारण जो पवित्र कपड़ा होता है वो स्मृति के ऊपर से हट जाता है और तब वो जाग जाती है और वो उसे दोबारा से पकड़ने आ रहे होते हैं। लेकिन तभी स्मृति वहाँ से यानी अमर की आत्मा वहाँ से भाग जाती है और सामने की तरफ जो एक इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है वो उसे काट देती है, जिससे जयदेव तो बच जाता है। उन तीनों को वो तार काटती हुई चली जाती है और उन तीनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और अब जयदेव रह जाता है अकेला, जिसे अमर की आत्मा से अकेले ही सामना करना होगा स्मृति को बचाने के लिए। और तब जयदेव उस आत्मा को ढूंढना शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो अपने साथ उस पवित्र कपड़े को रखता है, क्योंकि उसे पता है शायद इसकी ज़रूरत उसे कभी भी पड़ सकती है। तब एक जगह से अमर के गाने की आवाज़ आ रही होती है और वो वही गाना गा रहा होता है जो कि इन दोनों ने इस मूवी की शुरुआत में गाया था। एक जैसे थे दोनों के गम गवाह होने लगे। और जयदेव अब सीढ़ियां चढ़ के अमर की आत्मा को पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन वो उसके पीछे आ जाती है और उसी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तब जैसे ही जयदेव पीछे पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। अब वो दोबारा से अमर की आत्मा का पीछा करने लग जाता है और जब वो एक कमरे में जाता है तो वो देखता है कि जो बंकीमलाल का कटा हुआ शरीर है, अमर की आत्मा उसे खा रही होती है।
और तब वो उसे रोकने उसके पास चले जाता है, लेकिन वो आत्मा उसी के ऊपर हमला कर देती है। और जिस पवित्र कपड़े के दम पर जयदेव को भरोसा था कि शायद वो उसे पकड़ लेगा, वो उस पवित्र कपड़े को भी चला देती है। और जब वो दूसरे कमरे में जाता है तो इस बार वो अमर की आत्मा को पकड़ लेता है, तो उस पवित्र कपड़े की मदद से ही उसे लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी वो आत्मा उसे झांसे में फंसाती है और दोबारा से स्मृति की आवाज बनकर रोने लग जाती है कि उसके साथ ऐसा ना करो। और वो दोबारा से जयदेव के ऊपर हावी हो जाती है और जिस हाथ में उसने पवित्र कपड़ा बांध रखा था वो उसी हाथ में कुल्हाड़ी मारती है। तब अमर की आत्मा और जयदेव वहीं पर खड़े होते हैं जहां पर अमर की लाश को दफनाया गया था। और तब अमर ये कहता है कि ऐसा आज तक पहली बार हुआ होगा, किसी ने अपने ही शरीर का दह संस्कार किया होगा और ऐसा करते वक्त उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली होगी। और तब वो वहां से एक लालटेन उठा लेता है और अपनी लाश के ऊपर गिराने जा रहा होता है। जयदेव उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और अपने शरीर का दह संस्कार कर देता है। जयदेव उसे कह रहा होता है कि तुमने जीते जी तो मुझे मार ही डाला है, अब जो कुछ बचा है उसे भी खत्म कर दो। लेकिन वो उसे कहता है कि ना ना ना, तुझे जीना होगा और तुझे तड़पना होगा। तब वो चलते हुए वहां पर आ जाता है। तब जयदेव देखता है कि अब अमर की आत्मा वहीं पर खड़ी है जहां पर उस जिसके ऊपर उन्होंने अमर की लाश को दफनाया था। और तब जो वहां पर एक खंबा होता है, जयदेव उसे पैर से सरका देता है और जो अमर का शरीर होता है वो स्मृति के शरीर के ऊपर आके गिर जाता है, जिसके कारण अमर की आत्मा को अब वापस उसके शरीर में जाना ही होगा। और तब वो स्मृति के शरीर से निकलकर दोबारा अपने शरीर में आ जाती है और जयदेव भी उठ जाता है। अमर जयदेव से ये कह रहा होता है कि जयदेव, अगर स्मृति मेरी नहीं हो सकती तो वो तेरी भी नहीं हो सकती। लेकिन तब जयदेव उठता है और उसके सीने पर कुल्हाड़ी भी डाल देता है। जब अमर ने जयदेव को प्यार के लालच में फंसाकर दोबारा से उसके ऊपर हावी हो गया था, तब अमर ने उसे कहा था कि प्यार करने वालों को बेवकूफ बनाना और भी आसान होता है। और इस बार जयदेव उसे कहता है कि नफरत करने वालों को बेवकूफ बनाना उससे भी ज्यादा आसान होता है। और वो अमर को जो आग जल रही होती है उसके अंदर ही डाल देता है उसके शरीर के साथ, और ऐसे अमर का दह संस्कार हो जाता है और जयदेव और स्मृति दोनों ही बच जाते हैं। और आखिरी में जयदेव स्मृति को वो कविता पढ़कर सुना रहा होता है जो कि उसने स्मृति के लिए लिखी थी। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसका नाम है 1920 इविल रिटर्न्स। 1920 इविल रिटर्न्स 1920 के यूनिवर्स में एक बहुत ही अच्छी मूवी है और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट थी जो कि आप सबको जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी का बजट था 9 करोड़ और वहीं पर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी 28 करोड़ और इस मूवी का IMDb रेटिंग मिली है 4.9। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।